सियासत करने के लिए रियासत का होना बेहद जरूरी है जी। चुनाव आयोग कुछ कहे, बड़े नेता कुछ कहें, लेकिन आज की ये सच्चाई है और ये कड़वा सच है कि एक एमएलए को करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और एक एमपी को तो 10 से 20 करोड़ तक भी खर्च करने पड़ते हैं। कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी कौम मिल्लत को इकट्ठा करने की बात करता है, इत्तेहाद करने की बात करता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। असदुद्दीन ओवैसी जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, खासकर जब से बिहार का रिजल्ट आया है, 5 सीटें जीते और एक पूरे देश में एक माहौल बन गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हर जगह चुनाव लड़ें, चाहे बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। बंगाल में उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश, अब उन्होंने वहां ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद तमाम सियासी पार्टियों में हलचल मची गई है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हालत क्या होगी, क्योंकि इस वक्त देश का नौजवान, खासकर मुसलमान, उनसे बड़ा जुड़ा हुआ है, उन्हें बड़ा इज्जत दे रहा है और उन्हें बड़ा मान रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो हमें रियाज अहमद साहब बताएंगे, जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे हैं 2 जिलों के किसी पार्टी में, और उसकी तमाम पार्टियों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और खासकर मुस्लिम पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इनसे जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी। और पहले भी कई सारी ऐसी मुस्लिम पार्टियां रही हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर उनका हश्र क्या होगा और वो क्यों कामयाब नहीं हो पाई। सर, सवाल आपने सुन लिए, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बहुत अच्छे सवाल हैं पत्रकार महोदय, शुक्रिया आपका जी। कि पहले हम जनाब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपने सवाल किया है जी। इसमें आपका सवाल ये है, मेन टू तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश के अंदर और पहले भी मुस्लिम पार्टियां आई जी, वो कामयाब नहीं हुई। असदुद्दीन साहब कैसे कामयाब होंगे, क्या मामलात हैं। हमारे भारत के अंदर बहुत सी पार्टियां, बहुत से राजनीतिक दल हैं और यहाँ क्षेत्रवाद की भी राजनीति होती है और यहाँ बिरादरीवाद की भी राजनीति होती है। अब असदुद्दीन साहब ने राजभर साहब के साथ मिलकर, मैंने भी देखा और सुना, मीडिया में ये बातों का चर्चा हुई जी, कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर राजभर साहब की पार्टी के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहूँ कि उनको बड़ी कामयाबी मिले और उनकी कामयाबी, और खासकर आपने कहा कि मुसलमान क्यों उनसे जुड़ा हुआ है, नौजवान तबका उनको क्यों चाहता है। जो इंसान दुनिया के अंदर कई बार परखा गया हो और वो अपनी परख में उसके इम्तहानात हुए हों और वो कामयाब हुआ हो, तो यहां नहीं कहीं भी कोई आदमी हो तो लोग उस पर विश्वास करते हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा विश्वास अपना जताना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों की पार्टी और भी यहाँ आई, लेकिन पार्टियों को चलने के लिए ये हमारा उत्तर प्रदेश नहीं, हमारा मुल्क ऐसा है कि जो दिखता है वो बिकता है। मैं आपको जिक्र कर दूं, अली सेना बनी और जनाब तुम्हारा और पार्टियां बनी, और इनमें एक पार्टी आई थी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, बल्कि वो तारुफ की मोहताज नहीं रही थी। एक पीस पार्टी भी बनी थी हिंदुस्तान में, पीस पार्टी बनी। पीस पार्टी के 2-4 विधायक आए, लेकिन पीस पार्टी भी इतनी पॉपुलर नहीं हुई। विधायक तो 2-3 आए उनके, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद, जो पूर्व सपा और बसपा की सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर थे कैबिनेट के। उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। जब उनको निकाल दिया गया था, बहर वो लंबी बात है। तो असल क्या है कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए इस वक्त बड़े आदमी ने कहा कि सियासत करने के लिए रियासत का होना बेहद जरूरी है जी। चुनाव आयोग कुछ कहे, बड़े नेता कुछ कहें, लेकिन आज की ये सच्चाई है और ये कड़वा सच है कि एक एमएलए को करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और एक एमपी को तो 10 से 20 करोड़ तक भी खर्च करने पड़ जाते हैं। लेकिन ना वो चुनाव आयोग में उस पैसे को दिखा सकता, ना वो बता सकता। लेकिन ये सच्ची और बिल्कुल पक्की
हकीकत है, जी। कड़वी सच्चाई है जिसको कहते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग या बसपा के लोग जो है उससे असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन कर कर देखें, पता चल जाएगा कि मुसलमान इकट्ठा, उनको मालूम है कि जिस दिन हमने मुस्लिम किसी भी संगठन से, मुस्लिम किसी भी तंजीम या पार्टी से हमने गठबंधन अलायंस कर लिया, मुसलमान सारा इकट्ठा हो जाएगा। जैसा बसपा के पीछे हमारा दलित समाज इकट्ठा होता है, यादव समाज के पास यादव समाज इकट्ठा होता है, 90-80%, सारा नहीं हुआ करता, सभी पार्टी में होता है। जाट भाई के साथ अजीत सिंह की जाट समाज इकट्ठा होता है। ठीक इसी तरीके से वो ये समझते हैं कि हम इनको कभी भी अलायंस नहीं करेंगे, उनको नुकसान, वो अपना आप को नुकसान समझते हैं जी, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी वो वोट है। ठीक इसी तरीके से बसपा भी समझती है जी। बसपा भी ये समझती है कि अगर हमने किसी मुस्लिम समाज के नेता को, जिसने पार्टी बनाई हो या चलाई हो या चला रहा हो, अगर हम उसे अपनी साथ लेंगे तो वो मुसलमानों का लीडर हो जाएगा, जिनको हम बहलाकर फुसलाकर उनका वोट ले लेते हैं और उनको बदले में कुछ नहीं देते। ये मामला तो इन पार्टियों का है, इसलिए इनके अंदर हलचल मची हुई है कि राजभर साहब, हालांकि बहुत बड़ा बेनिफिट मैं समझता हूं कि हमारी असदुद्दीन साहब की पार्टी को होने वाला नहीं है, क्योंकि राजभर साहब की इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। फिर भी वो कहा किसी ने कि जो पहले मिल गया उसी से हाथ मिला लिया, कम से कम कुछ सीटों पे तो प्रभावित। और चुनाव लड़ने की जहां तक बात है भाई, मुसलमान उनको समझ रहा है, मुसलमान समझता है कि असदुद्दीन ओवैसी को हमने देखा मुसलमानों के खिलाफ एक बिल बना जिसको सीए कहते हैं, एनआरसी कहते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, वो अकेला लड़ता रहा, उसने उस बिल की कापियां जो है आपने देखा होगा संसद के अंदर फाड़ दी, और उसका असर ये हुआ कि हिंदुस्तान की सड़कों तक उसका असर देखने को मिला। और असदुद्दीन जो है वो अपनी बातों पर और जो मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक ताकतें एक षड्यंत्र रचती हैं, वो बिल्कुल अपनी बात को लेकर डटा रहा और डटा रहेगा, हमें यह भी उम्मीद है, इसलिए भी मुसलमान उसकी तरफ को देख रहे हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा असदुद्दीन साहब, उनके वालिद साहब जनाब सैयद सलाहुद्दीन ओवैसी साहब जो थे, वो कई बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उनका अच्छा नाम रहा है। तो ठीक इसी तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की और जो पिछड़े तबके के लोग हैं हिंदू समाज के, जिनको आज तक उनका हक नहीं मिला, ऐसे बहुत से हिंदू समाज के अंदर ऐसे जमातें हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी बिरादरी के, ऐसी जाति के लोग हैं जो कांग्रेस, सपा, असपा, बसपा, इन पार्टियों ने उनको भी छला है। उन सब की लड़ाई लड़ने के लिए और उन सबको उनका हक दिलाने के लिए असदुद्दीन साहब जो है अपने वालिद साहब की विरासत, कह लीजिए विरासत को लेकर चल रहे हैं। और आपने देखा कि जहां वो जाते हैं, क्योंकि वो सच्चे हैं, इसलिए उनको कामयाबी मिलती है। अभी आपने देखा भाई तेलंगाना के अंदर उनका माशाल्लाह विधायक है, महाराष्ट्र के अंदर भी उनका एमपी है और बिहार के अंदर भी वो जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा जनादेश है। बल्कि मैं समझता हूं बिहार की 5 सीटों पर उनकी जीत होने से अब वो बंगाल के अंदर अगर चुनाव लड़ेंगे तो वहां भी जीतेंगे। अब सवाल ये उठता है कि असदुद्दीन साहब जो है मुसलमानों में जाकर मुसलमानों का वोट काटते हैं और बीजेपी को फायदा मिलता है। तो मैं ये आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं और दर्शकों का या उन लोगों का भी दूर कर दूं जो इस बात की बातें करते हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जो है बी पार्टी है, हम मुसलमान हैं। पहली बात तो मैंने झुकने और उसने की बात अल्हम्दुलिल्लाह, ना जुल्म के सामने जालिम अपनों में हो या गैरों में हो, वो हमारे लिए जालिम है और जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और जो सच्चे पक्के लोग हैं वो जानते हैं, वो सब दिखा देते हैं कि हम झुकते नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों जीतेंगे या उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों उनको कामयाबी मिलेगी, और ये जो दूसरी पार्टी बी टीम की बात करते हैं, हम मुसलमान कुरान और हदीस से मैं आपको एक लफ्ज़ समझाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मस्जिद होती है और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो कहा जाता है कि जब मस्जिद में मुसलमान जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 27 नमाजों का सवाब अता करता है। बहुत अच्छी बात है, ये हकीकत भी है। लेकिन जब जमात निकल जाती है,
मैं जवाब उन लोगों को देता हूं, ये जो मुसलमान पार्टी लेकर जो लोग चलते हैं और जो उनको बीजेपी का एजेंट और किसी और का एजेंट बताते हैं, उन लोगों के लिए मेरे ये है, बल्कि मेरी कड़वी बात होती है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला जमात से नमाज पढ़ोगे, यानी एक जगह इकट्ठे होकर रहोगे, एक जगह इकट्ठे होकर नमाज पढ़ोगे तो 27 नमाजों का सवाब दे रहा। और वही जमात जब आपकी निकल गई, वही मस्जिद है, वही लोटा है, वही मुसल्ला है, वही जगह है, और जब आप नमाज पढ़ोगे अकेले तो आपको एक नमाज का सवाब मिलेगा। तो वो मेरी बातों से ये समझ लें कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी कौम मिल्लत को इकट्ठा करने की बात करता है, इत्तेहाद करने की बात करता है। तो जब अल्लाह को इत्तेहाद पसंद है, इकट्ठा होना पसंद है, अगर असदुद्दीन बीजेपी का एजेंट है, तो भाई जिनके कंधे इतने मजबूत हों, जो अल्लाह के अजाब को सह सके, वो असदुद्दीन को बीजेपी का एजेंट बताएं या हमें बीजेपी का एजेंट बताएं। जबकि हम कोई अभी असदुद्दीन की पार्टी में हम वैसी साहब के साथ नहीं गए, कोई ये समझे। तो मैं उन लोगों को कहता हूं, अरे पार्टी बनाना ये हमारा लोकतंत्र देश है, यहाँ हर आदमी को आज़ादी है चुनाव लड़ने की, अपनी सियासी जमात बनाने की, तमाम चीज़ें, अपनी शिक्षा से आज़ादी, तमाम राइट दिए गए हैं यहाँ सबको, तो फिर क्यों भी पार्टी बनाए। और मैं खासकर बता दूं बीजेपी का जो नुकसान की बात है कि मुसलमानों के यहाँ जाएगा, और नुकसान ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए मुझे, अगर काशीराम और मायावती जो दलित समाज से हैं, जिनको चमार भाई भी गांव में कहते हैं, अगर वो इस बात को समझ लेते कि मायावती और काशीराम के लोग जो है दलित समाज में जाएंगे, दलित वोट बीजेपी से कट जाएगा और वो दूसरी पार्टी को फायदा, ये सब गलत बातें हैं। वो ये नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा मुसलमान सोचता है। जिस दिन हिंदुस्तान के मुसलमान ने ये सोच अपनी बदल दी, अगर मगर किंतु लेकिन परंतु ये लफ्ज उठा के रख दिए और उन्होंने ये तय कर लिया कि वाहिद शख्स हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की लड़ाई, तमाम पिछड़ी जमात के लोगों की, तमाम पिछड़ी जाति के बिरादरी के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए असदुद्दीन है। और जिस दिन ये मुसलमानों ने सोच लिया कि हम हारे या जीते, एक एक वोट अपनी असदुद्दीन की पार्टी को देंगे, उसी दिन हिंदुस्तान के अंदर इससे बड़ा लीडर कोई नहीं होगा। और ये तमाम जमातें जो दूसरी हैं, एक बीजेपी को छोड़कर, अरे बीजेपी को तो हमारे लोग दुश्मन और हम उनको बताते ही हैं, लेकिन ये तमाम पार्टियां जितनी भी देश के अंदर, एक बीजेपी को छोड़कर सैकड़ों पार्टियां ऐसी हैं जो पूरे भारत में मुसलमानों का वोट लेती है और मुसलमान का वोट लेकर उनको फिर इस तरह फेंक देती है निकाल के जैसे दूध में से मक्खी। जबकि मुलायम सिंह यादव ने खड़े होकर, मेरे याद है, ये कहा था कि मेरी पार्टी को 15% वोट मिला, 21% वोट मिला, 15% मुसलमानों का था और 6% मेरे समाज और दूसरे समाजों ने दिया। लेकिन जब सरकार उनकी आई तो क्या 15% मुसलमानों को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं दी, बल्कि एक सलीम शेरवानी को राज्य मंत्री बनाया। अब सपा, बसपा, कांग्रेस या तमाम पार्टियां जो मुसलमानों के वोट से हुकूमतें हासिल करती हैं और सत्ता की कुर्सियों पर सत्ता लेकर बैठ जाती हैं, जब मुसलमान इनसे हटकर अपनी पार्टी को वोट देगा और वो पार्टियां हारेंगी, तब ये मुसलमानों से गठबंधन करेंगी और फिर कहेंगी कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर साहब 400 सीटें हैं, 100 पे सपा लड़ ले, 100 पे बसपा लड़ ले, 100 पे कांग्रेस लड़ ले और 100 पे मुसलमान भाइयों तुम्हारी पार्टी लड़ ले। तब मैं आपको बताऊंगा, जब सारे समाज वोट का लेन देन ईमानदार तरीके से करेंगे, तब बीजेपी दफन होगी। इससे पहले बीजेपी दफन होने का कोई रास्ता नहीं है। वरना ये बीजेपी का झूठा डर दिखाकर मुसलमानों को और झूठा इस तरह की बात कर कर वोट हथियाते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इंशाअल्लाह असदुद्दीन कामयाब होगा और होकर रहेगा। समय आएगी, आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं और मिलेंगे किसी और एपिसोड में रियाज अहमद साहब के साथ।